Hello everyone, welcome to our YouTube channel R Square Pathshala. My name is Ravi Saini. Today we will be starting at chapter 3 in the earliest cities. So this is the third video of 6th class NCERT book history book our past 1. तो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था। चैप्टर 2 में हमने बेसिकली पढ़ा था कि कैसे जो लोग पहले लोग रहते थे वो हंटिंग गैदरिंग जो उनका मेन ऑक्यूपेशन होता था, हंटिंग गैदरिंग से वो कैसे एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस करने लगे, कैसे एनिमल रियरिंग वो करने लगे, डोमेस्टिकेशन कैसे उनका हुआ। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने देखा था कि क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज होने से काफ़ी सारे ग्रासेस नेचुरली उगे जिन पे जो है ग्रेन्स लगे। फिर लोगों ने उनको देखा, उनको ऑब्ज़र्व किया और सीखा कि और उनको लगा कि फिर उनको भी जो है वो भी ये सब कर सकते हैं। सिमिलरली उन्होंने जो है एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। तो इस चैप्टर में हम जो है जो अर्लीस्ट सिटीज़ जो थी उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा बेसिकली क्या था आज के कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं बात करूँ तो 150 ईयर्स पहले जो है जब रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था पंजाब में, अनडिवाइडेड पंजाब, जो कि अभी डिवाइड होके कुछ पंजाब भारत में रह गया, कुछ पाकिस्तान में है। जो अनडिवाइडेड पंजाब था वो काफ़ी बड़ा एक प्रोविंस था। तो अराउंड 150 ईयर्स अगो जब वहाँ पे रेलवे लाइंस का काम चल रहा था, पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो जो इंजीनियर्स थे जो उस काम में इन्वॉल्व थे वो जो है हड़प्पा की जो साइट है उसके ऊपर से, मतलब इंजीनियर स्टम्बल्ड अपॉन द साइट, मतलब उसके ऊपर से वो लोग गुजरे, है ना, साइट से गुजरे। तो इनिशियली उनको लगा कि भाई ये एक माउंड है, जो कि जस्ट सेकेंड, हाँ, उनको लगा कि ये एक माउंड है जो कि रिच सोर्स है रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स का, क्योंकि इनिशियली वो साइट्स थी, है ना, वहाँ जो बाद में जो बरीड थी, तो उनको एक माउंड लगा जो कि हाई क्वालिटी ब्रिक्स का एक रिच सोर्स था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, हज़ारों ब्रिक्स जो है वॉल से ली, पुराने बिल्डिंगों से, और जो है रेलवे लाइन को बिछाने में उनको यूज़ किया। हमें पता है रेलवे लाइन को बिछाने के लिए हमें एग्रीगेट चाहिए होता है, तो उनको जो ब्रिक्स मिली थी पुरानी बिल्डिंगों से वो ब्रिक्स उन्होंने जो है रेलवे लाइन बिछाने में यूज़ करी। ये तो काफ़ी सारी बिल्डिंग ऐसी थी जो है जो कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी जब वहाँ पर रेलवे लाइन का काम चल रहा था। तो फिर क्या होता है कि अराउंड 80 ईयर्स अगो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को डिस्कवर किया तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई ये है ओल्डेस्ट सिटीज़ थी सब कॉन्टिनेंट की, है ना। 150 ईयर्स अगो जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था तब तो वो वहाँ से गुजरे, उनको लगा कि एक माउंड है जहाँ पे हाई क्वालिटी ब्रिक्स अवेलेबल थी, जो कि उन्होंने फिर रेलवे लाइन में बिछाने में यूज़ करी। 80 ईयर्स अगो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, मतलब दे डिस्कवर्ड द साइट, द सेम साइट, एंड रियलाइज दैट दिस वाज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। डिस्कवर किया और उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई ये सब कॉन्टिनेंट की सब वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ये है ना। और ये फर्स्ट सिटी थी जो डिस्कवर हुई थी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, हड़प्पा वाली। ऑल अदर सिटीज़, बाकी जो सारी सिटीज़ थी जहाँ पे सिमिलर बिल्डिंग्स या फिर अदर टाइप ऑफ बिल्डिंग्स पाई गई हैं, उन सबको हड़प्पन बुलाया जाता है। हड़प्पा एक सिटी थी, सबसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो सिटी डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा थी, और उसी के नाम से फिर जो सिमिलर सिटीज़ पाई गई हैं, मतलब जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग्स हैं या फिर अदर अदर ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप्स हैं, तो उनको फिर जो है हड़प्पन एक कंबाइंड नाम दे दिया गया, हड़प्पन, है ना। अब ये जो सिटीज़ थी वो जो है 4700 ईयर्स अगो डेवलप हुई थी। इनिशियली हमने लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि 4700 ईयर्स अगो जो है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के अलोंग जो है
सिटीज़ डेवलप हुई थी। बाद में फिर अराउंड 2500 ईयर्स अगो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के अलॉन्ग जो है डेवलप हुई थी, तो वही इसमें हम देखेंगे। तो अभी हम इनिशियल फेज़ की बात कर रहे हैं जब सिटीज़ जो है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के अलॉन्ग डेवलप हुई थी अराउंड 4700 ईयर्स अगो। ठीक है। अब जो है इन सिटीज़ के बारे में ऐसा स्पेशल क्या है, इनके फीचर्स क्या थे, तो ये फीचर्स जो हैं वो हम देखेंगे। स्पेशलिटी तो इन सिटीज़ की ये है कि इतने पुराने टाइम में भी वेल डेवलप्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर था। मतलब ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी डेवलप हो गया, एक वेल प्लान्ड जिसको डेवलपमेंट जिसको कहते हैं हम, वैसी प्लान डेवलप्ड जो है इन सिटीज़ में अपने को देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे इसमें। अब जो काफ़ी सारी सिटीज़ जो जिनको हम हड़प्पन बोलते हैं, एक तो हड़प्पा होगी और बाकी साइट्स जिसमें सिमिलर बिल्डिंग्स पाई गई हैं सबको हड़प्पन बोलते हैं। तो काफ़ी सारी सिटीज़ जो थी वो जो है दो या उससे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक एक वेस्टर्न पार्ट था जो कि छोटा और ऊंचा होता था, है ना, स्मॉलर एंड हायर, जिसको सिटाडल भी कहते थे आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे सिटीज़ है, ये अगर सिटी की बात मैं करूँ तो ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, जनरली ये हाई रहता था। अगर मैं इसको एलिवेशन में दिखाऊँ तो ये जनरली हाई रहता था, ये लो रहता था, है ना। ये वेस्टर्न पार्ट, ये ईस्टर्न पार्ट, दिस इज़ सिटाडल। ओके। और दूसरा पार्ट था ईस्टर्न पार्ट, ये वाला पार्ट जो कि बड़ा होता था बट लोअर होता था, मतलब कंपेयर टू वेस्टर्न पार्ट। तो इसको आर्कियोलॉजिस्ट जो है लोअर टाउन बोलते थे। तो बेसिकली जो दो मेन टाउन थे, एक तो सिटाडल जो वेस्टर्न स्मॉलर था बट हायर था, दूसरा ईस्टर्न पार्ट जिसको लोअर टाउन कहते थे, लार्जर था बट लोअर था, बड़ा था बट हाई एलिवेशन उसका कम था। अब जो ये दो जो पार्ट हैं वो दोनों पार्ट जो है वॉल्स द्वारा सराउंडेड थी, और जो वॉल्स थी वो वेल बिग्ड ब्रिक की बनी होती थी जो कि सालों साल जो है चली हैं। और तभी जो है रेलवे लाइन के लेइंग के टाइम पे वो ब्रिक्स जो है इंजीनियर्स यूज़ कर पाए हैं। ठीक है, अभी तक क्लियर है। दो पार्ट, मेनली दो और उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइडेड था। वेस्टर्न पार्ट सिटाडल कहते हैं, हायर था बट स्मॉलर था। जो ईस्टर्न पार्ट है वो लोअर टाउन, वो लार्जर था बट लोअर था। ओके, वेस्टर्न पार्ट स्मॉलर एंड हायर। ओके। तो जो ब्रिक्स थी, ब्रिक जो ले हुई थी, वॉल्स जो हर ईच पार्ट जो है वॉल्स द्वारा सराउंडेड था, मतलब आइसोलेटेड था दो एक दूसरे से, और वॉल्स द्वारा सराउंडेड था। जो वो वॉल्स थी वो वेल बिग्ड ब्रिक की बनी हुई थी, और वो जो पैटर्न था वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनी हुई थी ताकि जो वॉल्स है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। इंटरलॉकिंग पैटर्न अपने को देखने को मिलता है, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये एक वॉल है, सपोज मेरी फर्स्ट लेयर है इस तरह से कुछ, ताकि जो ये जॉइंट है वो एक लाइन में ना हो, स्टैगर्ड जॉइंट रहे, इसको इंटरलॉकिंग पैटर्न रहते हैं। ये तो मैं एक फेस की बात कर रहा हूँ, बट थिकनेस के अकॉर्डिंग इंटरलॉकिंग पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इंटरलॉकिंग पैटर्न में जो वॉल थी वो बनी हुई थी ताकि वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है। अब जो सीटाडल्स हैं, सीटाडल्स में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स जो हैं वो बनी हुई थी। ठीक है, जैसे मोहनजोदाड़ो में हमें एक स्पेशल टैंक देखने को मिलता है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट उसको ग्रेट बाथ कहते हैं, ये आप देख देख पाओगे। तो ये एक स्पेशल बिल्डिंग थी जो कि सिटाडल वाले एरिया में देखने को मिलती है। स्पेशल बिल्डिंग्स वहाँ पे बनी हुई थी, उनमें से फॉर एग्जांपल के लिए हमने ये दिखाई है मोहनजोदाड़ो में जैसे स्पेशल टैंक, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने द ग्रेट बाथ भी कहा है, वो पाया जाता है। अब इस ग्रेट बाथ की स्पेशलिटी क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसा हम फोटो में देख पा रहे हैं, जो ग्रेट बाथ था वो लाइंड था ब्रिक्स के साथ से, इट्स ए ब्रिक लाइनिंग। देखिए अब नीचे ये ब्रिक्स बिछाई हुई है, साइड में ब्रिक्स हैं, तो ब्रिक लाइंड था, कोटेड विद प्लास्टर, प्लास्टर से कोटिंग की हुई थी, और वाटर टाइट इसको बनाया गया था नेचुरल टार से। ठीक है, ब्रिक लाइनिंग थी, प्लास्टर से कोटिंग की हुई थी, और वाटर टाइट बनाया गया था ताकि जो है पानी जो है इससे लीक होके बाहर ना जाए, तो वाटर टाइट बनाया था नेचुरल टार से। ठीक है। अब जैसे हम स्टेप्स देख सकते हैं, ये स्टेप्स हैं, यहाँ पे ये स्टेप्स हैं, यहाँ पे ये स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स थे इनके दो साइड से, मेनली ये मेन स्टेप्स ये और ये वाले दो साइड से स्टेप्स थे। और जो है इसके चारों तरफ जो है रूम्स बने हुए थे, है ना।
ठीक है। जो वाटर जो है जनरली जो है वेल से, इससे वेल से आता था, जो इसमें पानी भरते थे वो वेल से लेते थे और उसको यूज़ करने के बाद फिर इसको ड्रेन कर देते थे। ठीक है। अब क्या है कि इम्पोर्टेंट स्पेशल ओकेजन्स या फिर इम्पोर्टेंट रिचुअल्स के टाइम में इसमें जो है स्नान किया जाता होगा। माइट हैव टू गेट डिप इन द टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स, रिचुअल परफॉर्म करने से पहले या फिर रिचुअल परफॉर्म करने के बाद या फिर स्पेशल ओकेजन्स पे इनमें जो है बाथिंग की जाती होगी, ऐसा अ, अनुमान है, उनका आइडिया है। ठीक है। इसके अलावा कालीबंगन और लोथल ये दो अलग हड़प्पन सिटीज़ हैं जहाँ पे फायर ऑल्टर्स मिले हैं, है ना। जनरली सेक्रीफाइसेस में हैव बिन परफॉर्म्ड, वहाँ पे फायर ऑल्टर्स थे जहाँ पे जो है सेक्रीफाइस, ऐसा माना गया है कि सेक्रीफाइसेस किए गए होंगे कालीबंगन और लोथल में। उसके अलावा जो है मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल, इनके जो स्टोर हाउसेस थे वो भी जो है इलेबोरेट थे। वो हम देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में क्या क्या इनकी स्पेशलिटी थी। ठीक है। तो इसमें हमने स्पेशलिटी के बारे में हमने जाना कि भाई कैसे सिटी जो है दो पार्ट में डिवाइडेड थी। वेस्टर्न पार्ट को सिटाडल कहते थे और ईस्टर्न पार्ट को जो है लोअर टाउन कहते थे। दोनों जो पार्ट है वो वेल बेक्ड ब्रिक्स से सराउंडेड थे। इंटरलॉकिंग पैटर्न में ब्रिक्स जो है ले की जाती थी ताकि वॉल स्ट्रॉन्ग बन सके। कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी देखने को मिलती है सिटाडल में, है ना, जैसे ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो में पाया गया था। ठीक है। उसके बारे में हमने जाना। ठीक है। देन हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्टेट। अब स्पेशलिटी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कैसे उनका जो स्ट्रक्चर अर्बन पैटर्न था वो वेल प्लान था, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। ये हमने देखा मोटा मोटा कैसे उसका सिटी का पैटर्न था। अब हम देखेंगे हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स वो कैसे ले की गई थी। अब जो हाउसेस थे वो या तो सिंगल स्टोरी थे या फिर दो स्टोरी थे, है ना, जिसमें क्या था कि रूम्स बने हुए थे एक कोर्टयार्ड के अराउंड, बीच में एक वरांदा टाइप था, उसके चारों तरफ रूम्स बने हुए थे। वो सिंगल स्टोरी में भी थे और डबल स्टोरी में भी थे। तो ये हाउसेस का मेन इंपॉर्टेंट फीचर है ना। और इन बिल्डिंग में जो है एक सेपरेट बाथिंग एरिया हुआ करता था और कुछ बिल्डिंग्स में तो घर के अंदर ही जो है वेल्स पाए गए हैं पानी सप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो घर के अंदर ही अब हमने बाथिंग एरिया भी देख लिया, वेल्स भी देख लिया, घर के अंदर ही बने होते थे पानी सप्लाई करने के लिए। सिंगल स्टोरी या टू स्टोरी होते थे रूम्स और जो है कोर्टयार्ड के अराउंड बनाए जाते थे। अब जो सिटीज़ थी, मैनी सिटीज़ जो है उनमें जो है एक कवर्ड ड्रेन्स पाई गई हैं जो कि केयरफुली जो है ले की गई थी स्ट्रेट लाइंस में। अब क्या है कि स्ट्रेट लाइन के साथ साथ उनको एक जेंटल स्लोप भी दिया गया है ताकि जो है पानी जो है फ्लो कर सके ग्रेविटी में। ठीक है। जैसे सेम एलिवेशन पे अगर आप रख दोगे तो मूव नहीं कर पाएगा, तो जनरली स्लोप दे देते जेंटल स्लोप ताकि पानी जो है ग्रेविटी से जो है फ्लो कर सके। तो वो कवर ड्रेन जनरली होती थी और स्ट्रेट लाइन में उनको ले किया जाता था। अब जो हाउसेस से जो ड्रेन से उनका साइज़ जो जनरली छोटा होता था, तो वो जो हाउस वाली ड्रेन है उसको स्ट्रीट वाली ड्रेन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता था। हाउसेस वाली छोटी ड्रेन होती थी, साइज़ कम होता था, और जो स्ट्रीट वाली थी बड़ी थी, क्योंकि स्ट्रीट वाली जो ड्रेन होती थी वो मेन ड्रेन्स हुआ करती थी और हाउसेस के साथ उनका कनेक्शन कर दिया जाता था कि हर एक हाउसेस से ड्रेन वाटर जो है सारा मेन स्ट्रीट वाली ड्रेन में जाता था जिसका साइज़ बड़ा होता था। जैसा हमने पहले भी देखा, ड्रेन जो होती थी वो कवर्ड होती थी, बीच बीच में जो है एक सर्टेन इंटरवल के बाद इंस्पेक्शन होल दे दिए जाते थे ताकि उनको समय समय पर जो है क्लीन किया जा सके। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम्स। जैसे उनका पैटर्न पाया गया है, जनरली ऐसा नहीं कि पहले एक हाउस बना दिया फिर बाद में कुछ टाइम के बाद ड्रेन्स बनाए या फिर कुछ टाइम के बाद स्ट्रीट बनाए। हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट का पैटर्न देखे ये हम कह सकते हैं कि भाई इन तीनों की जो प्लानिंग हुई होगी या फिर कंस्ट्रक्शन हुई होगी वो पैरेलल हुई होगी, एक साथ प्लान करके इनको कंस्ट्रक्ट किया गया होगा। ठीक है। लाइफ इन द सिटी। अब वहाँ पे जो है वो लाइफ कैसी थी वो हम देख लेते हैं। जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो बहुत बिजी प्लेस थे, वेरी बिजी प्लेस। ऐसा माना जाता है कि जो रूलर्स थे
वो सिटाडल में रहते थे। उन्होंने ही जो स्पेशल बिल्डिंग्स हैं सिटी में उनका कंस्ट्रक्शन प्लान किया होगा या फिर उन्होंने ही करवाया होगा। स्पेशल बिल्डिंग जैसे ग्रेट बात हमने देखा, उन्होंने ही करवाया होगा। जो रूलर्स हैं अब वो क्या करते थे, लोगों को दूर 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 भेज देते थे ताकि वो मेटल, प्रीशियस स्टोन्स या फिर अदर थिंग्स जो उनको चाहिए उनको लेके आ सके। बेसिकली इंपोर्ट करते थे, दूर दूर जगह भेज देते थे। जो चीज़ें या फिर ऑब्जेक्ट्स उनके एरिया में नहीं मिलती थी तो वो उनके लिए लेके आते थे, जैसे मेटल, प्रीशियस स्टोन या फिर अदर थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट थी। अब वो क्या करते थे, जो मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते थे जैसे ऑर्नामेंट्स होते थे गोल्ड सिल्वर के या फिर ब्यूटीफुल बीड्स थे, वो अपने पास रख लेते थे। बाकी जो है वो दूसरे पर्पज़ के लिए वो रख लेते थे। तो जो डिस्टेंट लैंड से जो मेटल, प्रीशियस स्टोन या फिर बाकी चीज़ें लोग उनके लिए लेके आते थे, उनमें से वैल्यूएबल चीज़ें अपने पास रख लेते थे, बाकी जो है वो रख लेते थे अदर पर्पज़ के लिए। अब जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स है उसमें हम कह सकते हैं ब्यूटीफुल बीड्स, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। ठीक है। अब जो स्क्राइब्स होते थे उनको, स्क्राइब्स होते थे जो लोग लिखते थे, है ना, उनको जो है लिखना, उनको वो जानते थे बेसिकली। तो वो जो है हेल्प करते थे ताकि सील्स को प्रिपेयर किया जा सके, सील को बनाने में हेल्प करते थे। लिखना जानते थे स्क्राइब्स क्योंकि, इसीलिए वो सील्स बनाने में जो है हेल्प करते थे। और जो है उन्होंने मटेरियल्स के ऊपर लिखा जो कि अभी तक सर्वाइव कर पाए हैं, और उन्हीं से हम जो है पास्ट के बारे में जो है जान पाते हैं। ठीक है। तो देर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन, वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन भी थे, वो मैन और वुमेन दोनों थे। ठीक है। मेकिंग ऑल अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स इधर इन देयर ओन होम्स और इन द स्पेशल वर्कशॉप। वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन थे जो कि अलग अलग तरह के जो है चीज़ें बनाते थे। वो जो है वर्कशॉप में भी बनाते थे और अपने घरों में भी बनाते थे, डिपेंडिंग अपॉन सर्टन फैक्टर्स। ठीक है। अब जो है पीपल, जैसे हमने ऊपर भी देखा, पीपल ट्रैवल डिस्टेंट लैंड टू ब्रिंग बैक रॉ मटेरियल्स। अब कोई क्राफ्ट पर्सन है, उसको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, उस बनाने के लिए उसको सर्टेनली रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल अगर उसके एरिया में नहीं अवेलेबल है तो वो जो है डिस्टेंट लैंड ट्रैवल करता था, दूर दूर जाता था और वहाँ से रॉ मटेरियल लेके आता था और फिर उससे जो है क्राफ्ट्स बना के जो है वो बेचता था। ठीक है। जैसे हमें जो टेराकोटा टॉयज़ जो है वो पाए हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने, जिससे चिल्ड्रन जो है खेला करते थे। ऐसा माना गया है कि टेराकोटा टॉयज़ पाए गए हैं, चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज टॉयज़। ठीक है। तो ये वहाँ की लाइफ थी। ये लाइफ मतलब लोग जो है रूलर हुआ करते थे, उन्होंने स्पेशल बिल्डिंग बनवाई थी। तो उसके बाद स्क्राइब्स थे जो लिखने में हेल्प करते थे, सील प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे। ठीक है। उसके बाद न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। जस्ट अ सेकेंड। अब जो है आर्कियोलॉजिस्ट को जो है ऐसे ऑब्जेक्ट्स उनको मिले हैं जो कि हड़प्पन सिटीज़ में बनाए गए थे और वहाँ पे जो है यूज़ किए गए हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है स्टोन के बने होते थे, शेल और मेटल के बने होते थे, जिसमें मेटल में जैसे कॉपर के बने होते थे, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। अब जो है कॉपर और ब्रॉन्ज, कॉपर ब्रॉन्ज के जो है टूल्स भी बनते थे, वेपन्स भी बनते थे, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। बट जो गोल्ड एंड सिल्वर है ये प्रीशियस मेटल होने होने के नाते इनके जो है ऑर्नामेंट्स और वेसल्स ही बनते थे। कॉपर ब्रॉन्ज की टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, और गोल्ड और सिल्वर के सिर्फ ऑर्नामेंट एंड वेसल। तो जो है गोल्ड और सिल्वर के टूल्स और वेपन नहीं बनते थे। ठीक है। ये अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। टूल्स एंड वेपन कॉपर और ब्रॉन्ज के ही बनते थे। ठीक है। इसके अलावा जो है बीड्स पाई गई हैं, वेट्स पाए गए हैं, ब्लेड्स पाए गए हैं, जो कि इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं वहाँ की, जो हड़प्पन सिटीज़ से पाई गई हैं। अब जो है हड़प्पन जो है वो रेक्टेंगुलर सील्स बनाते थे। सील जनरली हम जानेंगे सील क्या होती है। रेक्टेंगुलर सील बनाते थे। यहाँ पे कुछ कुछ जो है फिगर्स होते थे। रेक्टेंगुलर सील बनाते थे स्टोन पे। ठीक है। और यूजुअली उन पे जो है एनिमल जो है वो कार्व कर देते थे। इसके अलावा उन्होंने जो है पॉट्स भी बनाए हैं ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन से।
पॉट बनाते थे और उसके ऊपर जो है ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन वो बना देते थे। तो रेक्टेंगुलर सील बनाई हैं स्टोन्स की, जिनके ऊपर एनिमल यूजुअली कार्व कर देते थे, और पॉट्स बनाए हैं विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। इसके अलावा जो कॉटन है, कॉटन प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अराउंड 7,000 ईयर्स को, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में जाना कि जब पिछले चैप्टर में जाना था हमने सेकंड चैप्टर में कि जो है हम जो है 8,000 ईयर्स के बाद की बात कर रहे थे, और वहाँ पे लोगों ने जो है क्लॉथ वीविंग सीख लिया था। और क्लॉथ वीविंग में हमने ये देखा था कि जनरली वो कॉटन से ही क्लॉथ बनाते थे। तो ये उसी के साथ हम लिंक कर सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट एरिया की बात कर रहे थे, मेहरगढ़ की हमने स्टोरी भी पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, तो उसी से हमने ये उठाया है। जो कॉटन है वो मेहरगढ़ में एरिया में अराउंड 7,000 ईयर्स को जो है वो उगाई जाती थी। जो एक्चुअल पीसेस होते थे क्लॉथ के वो बेसिकली जो पाए गए हैं कहाँ से, सिल्वर वेस की लीड के साथ अटैच हुए या फिर कॉपर ऑब्जेक्ट्स, मोहनजोदारो में कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स या फिर सिल्वर वेस के साथ जो है अटैच पाए गए हैं। तो उससे हम जो है ये अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ पे जो है कॉपर है मेहरगढ़ में उगाया गया होगा 7,000 ईयर्स को। एविडेंसेस मिले हैं कॉपर क्लॉथ के कॉपर ऑब्जेक्ट्स के साथ और सिल्वर वेस की लीड के साथ। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉटन वहाँ पे उगाया जाता था। इसके अलावा जो है आर्कियोलॉजिस्ट को जो है स्पिंडल वॉल्स भी मिले हैं जो कि टेराकोटा के बने हुए हैं, या फिर फैंस एंड वर यूज टू स्पिन थ्रेड। ठीक है, अब फैंस क्या होता है, फैंस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फैंस बेसिकली एक मटेरियल है जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, टेराकोटा या फिर फैंस के जो है स्पिंडल वॉल, जिससे हम कपड़े के थ्रेड की स्पिनिंग करते हैं, थ्रेड को स्पिन करने के लिए यूज़ करते हैं, चरखा जिसको हम बोल सकते हैं। तो वो बने होते थे या तो टेराकोटा के या फिर फैंस के। ठीक है, वो पाए गए हैं वहाँ पे। अब फैंस के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं क्या होता है। फैंस एक आर्टिफिशियल मटेरियल होता है, मतलब या फिर मटेरियल जिसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं। एक गम वॉज यूज टू शेप एंड सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली क्या करते हैं, जो सैंड होती है या फिर पाउडर्ड क्वार्ट्ज होता है उसको गम के साथ जो है एक ऑब्जेक्ट की शेप देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको फिर ग्लेज किया जाता है, जिससे कि वो शाइनी ग्लासी सरफेस दे देते हैं। मतलब एक लूज़ मटेरियल सैंड या फिर क्वार्ट्ज पाउडर को हम गम के साथ जो है एक शेप देते हैं, फिर उसके बाद जो है ग्लेजिंग की जाती है उसकी, ताकि शाइनी ग्लासी सरफेस अपने को मिले। अब जो ग्लेज का जो कलर होता था वो यूजुअली ब्लू या फिर सी ग्रीन होता था। फैंस यूज्ड टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। ठीक है, अब काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स जो वहाँ प्रोड्यूस किए जाते थे वो जनरली स्पेशलिस्ट का वर्क हम मानते हैं। मतलब स्पेशलिस्ट थे वहाँ पे। स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो कि एक टाइप का ही काम करते हैं। ठीक है, जैसे स्टोन कटिंग वाले स्पेशलिस्ट होंगे, वो सिर्फ स्टोन को ही काटेंगे। कुछ पॉलिशिंग बीड्स वाले होंगे, कुछ कार्विंग सील वाले होंगे। जैसे हम ये देख सकते हैं कि ये जो इमेज है या फिर स्टोन स्टैचू है, हम कह सकते हैं इसमें कितना फ़ाइन तरीके से जो है इसको बनाया गया है। बियर्ड हम इसमें देख सकते हैं कितने फ़ाइन तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये एक आम आदमी का काम नहीं होगा, ये जनरली स्पेशलिस्ट पर्सन का ही काम होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो स्पेशलिस्ट लोगों ने ही प्रोड्यूस किए होंगे, ये ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, बट देयर इज़ नॉट एनफ इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट, बट हमें ये तो पता लग गया कि भाई वहाँ पे स्पेशलिस्ट थे। अब वो स्पेशलिस्ट कौन थे, वो मेन थे या फिर वुमेन थे, ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसे कोई एविडेंसेस या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो परहैप्स हम यही कह सकते हैं, परहैप्स सम वर मैन एंड सम वर वुमेन एंड सम वर मैन वर स्पेशलिस्ट। तो दोनों ही होंगे, मैन भी होंगे वुमेन भी होंगे। ठीक है, अब जो है हमने देखा कि जो है क्राफ्ट हमने देखी कि अलग अलग तरह की कैसे क्राफ्ट में, जैसे हमने कॉटन से क्लॉथ बनाना देख लिया, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स बनते थे वो हमने देख लिया।
है ना। ऑब्जेक्ट्स जो है स्टोन, मेटल और शेल से बने होते थे। फिर हमने टॉयज़ वाला भी देख लिया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। ये इतने इतने सारे जो ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते थे, इनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता था? क्या रॉ मटेरियल उन सिटीज़ में लोकली अवेलेबल था, या फिर उनको जो है इंपोर्ट करना पड़ता था रॉ मटेरियल, ताकि वो जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना सकें? तो इसके बारे में अब हम थोड़ा सा जानेंगे। रॉ मटेरियल बेसिकली क्या है? सब्सटेंसेस हैं जिसको जो या तो नेचुरली पाया जाता है, जैसे वुड हो गया, या फिर मेटल ओर्स हो गए, या फिर जिसको फार्मर या फिर हर्डर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, करते हैं। रॉ मटेरियल बेसिकली एक सब्सटेंस है दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्म आर्टिफिशियली कह सकते हैं, या फिर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर और हर्डर्स। रॉ मटेरियल्स जो है वो एक, उसको हम जो है फिर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ताकि हम फिनिश्ड गुड्स जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। रॉ मटेरियल होता है, इसको प्रोसेस करके जो है फिनिश्ड गुड बनाया जाता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के बारे में हम बात करें, ये कहाँ से आता था। जैसे कॉटन है, कॉटन फार्मर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कॉटन एक रॉ मटेरियल है जिसका इसको प्रोसेस करके जो है कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कॉटन एक रॉ मटेरियल है जो कि फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, बट उसको जो है प्रोसेस करके क्लॉथ बनाए जाते हैं उसके, ठीक है। अब जो कुछ रॉ मटेरियल्स थे वो हड़प्पन सिटीज़ में लोकली अवेलेबल थे, बट काफ़ी आइटम्स ऐसी थी जैसे कॉपर हो गए, टिन, गोल्ड, सिल्वर या फिर प्रीशियस स्टोन, जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, और वो दूर दूर से उनको जो है लेके आनी पड़ती थी। जैसे हम देखते हैं जो कॉपर, हड़प्पन जो है कॉपर जनरली प्रेजेंट डे राजस्थान से वो लेते थे। वहाँ पे खेतरी माइंस हैं, खेतरी माइंस में कॉपर के लिए जानी जाती हैं। उस टाइम पे भी जो है वो कॉपर जो है राजस्थान के एरिया से लेके जाते थे, या फिर वो लेके आते थे ओमान से। वेस्ट एशिया में एक कंट्री है ओमान, वहाँ से लेके आते थे कॉपर, राजस्थान और ओमान इन द वेस्ट एशिया। जो कि टिन, टिन बेसिकली एक अ, टिन एक बेसिकली एक मेटल है जिसको कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज़ बनाते हैं। ब्रॉन्ज़ एक अलॉय है जिसको टिन और कॉपर के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। वो जनरली अफ़गानिस्तान और ईरान वाले एरिया में पाया जाता था, तो वहाँ से हड़प्पन्स जो हैं, हड़प्पन में रहने वाले लोग जो है लेके आते थे। अब गोल्ड जो है, गोल्ड प्रेजेंट डे जो कर्नाटका है, कर्नाटका से गोल्ड जाता था। और जो प्रीशियस स्टोन है, प्रीशियस स्टोन बेसिकली गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से वो लोग लेके आते थे। तो रॉ मटेरियल हमने देखा कहाँ कहाँ से वो लेके आते थे। कुछ लोकली अवेलेबल थे, बट काफ़ी आइटम जो हैं वो इंपोर्ट करते थे, हम कह सकते हैं। तो जो कॉपर है वो राजस्थान और ओमान, ठीक है। एक बार देख लेते हैं दोबारा फिर से, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कॉपर जो है वो राजस्थान और ओमान से। उसके बाद जो टिन है, जिसको कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता है, वो अफ़गानिस्तान और ईरान वाले एरिया से। गोल्ड कर्नाटका से। और प्रीशियस स्टोन जो है गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से, ठीक है। अब फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। अब जो काफ़ी सारे लोग जो है सिटीज़ में रहा करते थे, इसके अलावा कुछ काफ़ी सारे लोग जो है कंट्री साइड, जो मतलब रूरल एरियाज़ जो होते हैं, उनमें भी रहा करते थे। अब जो लोग शहरों में रहते हैं या फिर जो कंट्री साइड में रहते थे, वो अपनी क्रॉप्स खुद उगाते थे और एनिमल रियरिंग करते थे, मतलब वो एग्रीकल्चर भी करते थे और एनिमल्स को रियर भी करते थे, है ना। अब जो ये फार्मर और हर्डर हो गए, है ना, वो जो है फूड सप्लाई करते थे लोगों को जो शहरों में रहते हैं। जैसे क्राफ्ट पर्सन हो गए, स्क्राइब्स हो गए, फिर रूलर्स हो गए। क्योंकि सिटीज़ में एग्रीकल्चर या फिर एनिमल रियरिंग नहीं था, वो अलग अलग टाइप के बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे लोग। बट जो लोग कंट्री साइड में रहते थे, फार्मर और हर्डर, वो फूड प्रोड्यूस करते थे, और वो फूड जो है फिर वो सिटीज़ में सप्लाई करते थे, ठीक है। और इन रिटर्न जो कंट्री साइड के लोग हैं, वहाँ से वो जो है शहरों से क्राफ्ट वाली चीज़ें जो है वो लेके जाया करते थे। अब जो प्लांट के जो रिमेन्स हैं,
प्लांट रिमेन से हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पन्स हैं वो वीट उगाते थे, बार्ले उगाते थे, पल्सेस, पीज, राइस, शीसम, लिंसीड एंड मस्टर्ड, ये क्रॉप्स जो है वो उगाते थे। कौन? हड़प्पन। ये हमें एविडेंसेस से या फिर जो रिमेन्स हैं प्लांट्स के उनसे पता चला है। इम्पोर्टेंट है, इसको आप सारी क्रॉप को याद कर लेना। वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसिड एंड मस्टर्ड। एक नया टूल, प्लो, प्लो यूज़ किया जाता था, ठीक है, सॉइल को टर्न करने के लिए और सीड्स को प्लांट करने के लिए, ठीक है। प्लो एक टूल है जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूज़ टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स, ठीक है। सॉइल को टर्न करने के लिए और सीड्स को प्लांट करने के लिए ये टूल यूज़ किया जाता था। अब जो ओरिजिनल या फिर जो रियल प्लो है वो तो उसके तो वो तो जो है नहीं पाया है, बट जो है उसके जो टॉय मॉडल्स हैं वो पाए गए हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में एग्रीकल्चर के लिए प्लो यूज़ करते थे। अब जो रियल प्लो क्यों नहीं पाएगी, क्योंकि जनरली वो वुड के बने होते थे और वुड इतना इतना ऐसे इतना लंबी ओरिजिनल फॉर्म में इसे सर्वाइव करना मुश्किल था। तो उसके जो टॉय मॉडल्स हैं वो पाए गए हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि प्लो यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर में। अब इरिगेशन जो है, इरिगेशन भी यूज़ हुआ था, क्योंकि वो जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है वहाँ पे जनरली हैवी रेनफॉल नहीं होती, तो क्रॉप जो है टोटली रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती, इसलिए वहाँ पे इरिगेशन भी हुआ होगा, क्योंकि इतनी सारी क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जाती थी, तो सर्टेनली इरिगेशन सिस्टम के थ्रू ही वो जो है उगाई जाती थी, ठीक है। अब इरिगेशन हो रहा है तो मतलब क्या है कि पानी का पानी स्टोर भी हो रहा है और फिर बाद में फील्ड में सप्लाई भी हो जा रहा है, जब प्लांट को ज़रूरत होती है, जब प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन का मतलब ये है कि पानी स्टोर भी हो रहा है और फिर बाद में फील्ड्स में सप्लाई भी हो रहा है जब ज़रूरत पड़ती है। और ज़रूरत कब पड़ती है? जब सोइंग सीज़न के बाद या फिर जब प्लांट ग्रो करता है तब उसको वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तब फिर जो है स्टोर्ड वाटर जो होता है उससे उसको फील्ड्स में सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा जो है हड़प्पन्स हैं, उन्होंने कैटल रियर किया, उन्होंने शीप, गोट एंड बफेलो, इनका रियरिंग भी किया। प्लांट्स में हमने देख लिया, एग्रीकल्चर में देख लिया कौन कौन से क्रॉप्स चुने गए, और एनिमल रियरिंग में हमने देख लिया कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो, ये सब उन्होंने रियर किया। जो वाटर एंड पैस्चर है, देवर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, ठीक है। हाउएवर इन द ड्राई समर months, large herds of animal were probably taken to greater distances in search of grass and water। तो जनरली जो एनिमल रियरिंग होती थी तो जनरली वाटर पैस्चर जो है उनके सेटलमेंट जहाँ पे वो लोग रहते थे उनके आसपास ही अवेलेबल होता था। बट ड्राई मंथ्स में कई बार क्या होता था कि जब पानी अवेलेबल नहीं होता था तो जो उनको जो है एनिमल्स को जो है दूर दूर तक लेके जाना पड़ता था पानी और जो है ग्रास की तलाश में, ठीक है। तो ये भी था। इसके अलावा जो है दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, उन्होंने फ्रूट भी कलेक्ट किए हैं, जैसे बेर, फिश भी पकड़ी है, एनिमल्स को हंट भी किया है, जैसे एंटलोप, वाइल्ड एनिमल्स एंटलोप को भी हंट किया है, ठीक है। तो फूड के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर किया है, जो कंट्री साइड में लोग वो फूड सप्लाई करते थे सिटीज़ में, ठीक है। उन्होंने एग्रीकल्चर भी किया है, उन्होंने जो है एनिमल रियरिंग भी किया है, उन्होंने हंटिंग भी करी है, ठीक है। ये सब उन्होंने किया है। तो नेक्स्ट जो है हम गुजरात में एक क्लोजर लुक लेंगे, मतलब गुजरात में जो हड़प्पन टाउन्स हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और जानेंगे कि वहाँ पे क्या क्या पाया गया है, ठीक है। तो दो सिटीज़ है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, धोलावीरा एंड लोथल। तो सबसे पहले चलिए हम धोलावीरा के बारे में पढ़ते हैं। जो धोलावीरा है वो एक हड़प्पन साइट है जो कि खादिर बेत या फिर उसको खादिर बेट भी बोलते हैं, जो कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है, ठीक है। अब रन ऑफ कच्छ में है तो वहाँ पे जो है फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल जो है अवेलेबल है। तो धोलावीरा एक खादिर बेट में है, लोकेटेड है रन ऑफ कच्छ में, वहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल जो है अवेलेबल है। जैसे बाकी हड़प्पन सिटीज़ में हमने देखा है कि जनरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता था,
धोलावीरा में जो है वो बाकी सिटीज़ के मुकाबले जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब जो हर एक पार्ट जो है वो मैसिव स्टोन वॉल से सराउंडेड है, जिसमें बड़े बड़े जो है एंट्रेंसेस भी हैं। पहले हमने देखा था कि जो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज़ हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, और जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड थी और ब्रिक वॉल से सराउंडेड थी। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और ब्रिक वॉल से सराउंडेड थी। अब यहाँ पे धोलावीरा में हमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है अनलाइक अदर सिटीज़, और मैसिव स्टोन वॉल, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 2 पार्ट में वो थी, ये धोलावीरा जो है 3 पार्ट में है और मैसिव स्टोन वॉल से सराउंडेड है इंस्टेड ऑफ ब्रिक वॉल, और जिनका एंट्रेंसेस जो है गेटवे के थ्रू है, बड़े बड़े गेटवे के थ्रू है, ठीक है। तो धोलावीरा में जो है लार्ज ओपन एरिया भी है वहीं पे, जहाँ पे जो है पब्लिक सेरेमनीज़ होती होंगी, है ना। तो लार्ज ओपन एरिया भी है पब्लिक सेरेमनीज़ के लिए। जो लार्ज लेटर है हड़प्पन स्क्रिप्ट के, वो धोलावीरा में भी पाए गए हैं, ठीक है। लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वर ऑल्सो फाउंडेड धोलावीरा that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood, ठीक है। It was a unique finding as generally Harappan's writing has been found on small objects such as seals। अब ये देखो, जो हड़प्पन्स के जो लार्ज लेटर्स हैं, लेटर्स जो हैं वो धोलावीरा में पाए गए हैं। अब वो बाकी हड़प्पन राइटिंग से अलग क्यों है, यूनिक फाइंडिंग क्यों है? क्योंकि बाकी जगह हमें जो हड़प्पन लेटर्स हैं वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे जो है हमें पाए हैं, जैसे सील्स हो गया, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे हमें वो उनकी राइटिंग जो है वो पाई गई है। बट धोलावीरा में जो है वो पाई गई है वो वाइट स्टोन पे, जो कि बड़े बड़े स्टोन हैं, वहाँ पे लार्ज लेटर जो है वो पाए गए हैं, इसलिए ये फाइंडिंग यूनिक हो जाती है। बाकी जगह स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे छोटे लेटर, यहाँ पे जो है बड़े लेटर, ठीक है। ये धोलावीरा के बारे में था। अब हम जो है लोथल के बारे में जानेंगे। लोथल जो है साबरमती की ट्रिब्यूटरी जो है एक साबरमती, उसके किनारे पे है, जो कि गल्फ ऑफ खंबात के क्लोज है काफ़ी, ठीक है। अब ये जो लोथल है वो ऐसे एरिया में सिचुएटेड था जहाँ पे रॉ मटेरियल जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन जो इजीली अवेलेबल है, जैसे हमने पीछे देखा कि जो सेमी प्रीशियस स्टोन है वो गुजरात, अफ़गानिस्तान और ईरान से वो लोग लेके आते थे। तो जो लोथल है, लोथल ऐसी लोकेशन ऐसी है जहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन जो है वो इजीली अवेलेबल था, ठीक है। तो लोथल जो है एक इम्पोर्टेंट सेंटर था ऑब्जेक्ट्स बनाने का आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। सो लोथल एक इम्पोर्टेंट सेंटर था जहाँ पे जो है स्टोन, शेल और मेटल से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। तो यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी था सिटी में, ठीक है। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, सीलिंग क्या होता है? इम्प्रेशन ऑफ सील ऑन क्ले, सील होता है उसके क्ले के इम्प्रेशन से सीलिंग बोलते हैं, है ना। ये स्टोर हाउस में जो है पाई गई हैं। तो वहाँ पे लोथल में एक स्टोर हाउस है जहाँ पे सील्स और सीलिंग वो पाई गई हैं। सील और सीलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है बिल्डिंग भी पाई गई जो कि प्रोबेबली एक वर्कशॉप होगी जहाँ पे बीड्स बनाई जाती थी। पीसीज ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर, ठीक है। एक बिल्डिंग है जो कि जनरली एक प्रोबेबली एक वर्कशॉप होगी जहाँ पे बीड्स बनाई जाती होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है स्टोन पीसीज, हाफ मेड बीड्स, या फिर बीड बनाने के लिए जो टूल यूज़ किए जाते हैं वो, या फिर फिनिश्ड बीड जो है वो सब यहाँ पे पाई गई हैं। अब सील्स और सीलिंग क्या होती है? सील बेसिकली एक स्टैम्प होती है, इसको बेसिकली स्टैम्प, बैग्स को स्टैम्प्स करने के लिए या फिर पैकेट्स को स्टैम्प करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो सील होती है ना। अब कैसे बैग्स और पैकेट्स को करते हैं जनरली? सपोज़ आप जो है आपको कुछ गुड्स जो है एक एक कहीं भेजने हैं, तो आप क्या करोगे? उसको पैक करोगे,
और आजकल तो जो टेप लगा देते हैं, टेप लगा के उसको पैक कर देते हैं ताकि सामने वाले के पास पहुँचे और टेप उखड़ी हुई ना हो, तो वो कह सकते हैं कि ये जो सेफ़ डिलीवरी हुई है पार्सल की और गुड्स की। पुराने टाइम में क्या होता था कि ऐसे ही जैसे आज हम टेप लगाते हैं, पहले जो क्या होता था कि क्ले के साथ ना उसको स्टैम्प कर दिया जाता था, और स्टैम्प पे ना एक यूनिक जो है एक साइंस होते थे, है ना। तो सील वही होगा कि आप जो है बैग्स को या फिर पैकेट को जिसमें गुड्स हैं उनको आप सील कर रहे हो। जो और वो पैकेट जो है एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना होता था, मतलब वो लेके जाए जाते थे, ठीक है। तो जब बैग को क्लोज और टाइट करने के बाद एक वेट क्ले की लेयर जो है वो अप्लाई कर दी जाती है गार्ड पे, और वो सील को प्रेस कर दिया जाता है उसके ऊपर। जो सील का जो इम्प्रेशन होता है उसको सीलिंग कहते हैं। जनरली क्या होता है आप देखना, इस सीलिंग का जनरली एक वो रहता है जहाँ पे पैकेट का या फिर बैग का जहाँ पे नोट नोट रहती है वहाँ पे वेट क्ले अप्लाई करके सील को प्रेस कर दिया जाता है, और इस सील को उसके ऊपर प्रेस करने की प्रोसेस को सीलिंग कहते हैं। सील करना मतलब सील करना, और सील को प्रेस कर देना उसको सीलिंग हो जाता है। अगर गुड जो है डिलीवर होने के बाद अगर सीलिंग जो है इंटैक्ट है, उखड़ी हुई नहीं है, तो जो है वो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इस पैकेट अराइव्ड सेफली। जैसे आजकल भी हम जैसे अमेज़ॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे अगर अपनी चीज़ें ऑर्डर करते हैं तो पार्सल आने के बाद हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि जो पैकिंग है वो कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से फटी हुई तो नहीं है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अभी तो जैसे वो सिक्योर्ड पैकिंग करते हैं, ऐसे उस टाइम पे जो होता था तो वेट क्ले के साथ किया जाता था, सील के साथ, ठीक है। सीलिंग बेसिकली एक यूनिक टैग था जिससे पता चल सके कि हाँ ये ऑथेंटिक है, ठीक है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब जो है एंड में हमने देखा कि भाई हड़प्पन सिटीज़ कितनी वेल प्लान्ड थी, कैसे वहाँ पे लाइफ लाइफ वहाँ की कैसी थी, कैसे क्राफ्ट थे वहाँ पे, है ना। बिल्डिंग्स के बारे में हमने जाना वहाँ पे कैसी थी, है ना। वेल बेक्ड ब्रिक्स से जो है बिल्डिंग्स बनी होती थी, वॉल्स वेल बेक्ड ब्रिक्स से बनी होती थी, सिटीज़ डिवाइडेड थी 2-3 पार्ट में। अब ऐसा क्या हुआ कि जो सिटीज़ हैं वो एकदम से वैनिश हो गई, वो एकदम से ख़त्म हो गई। तो एक ये मिस्ट्री है ना। एंड की इसको हम कह सकते हैं मिस्ट्री ऑफ द एंड। तो इसमें होता क्या है, इसमें सारी सिटीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, है ना, सब कुछ नहीं बचता है वहाँ पे। तो वो हम ज़रा इस टॉपिक में लास्ट टॉपिक होगा इसमें हम पढ़ेंगे। हमने देखा था कि 4700 ईयर्स अगो जो है सिटीज़ डेवलप होती हैं, फिर अराउंड 3900 ईयर्स अगो हम देखते हैं कि भाई जो है एक बड़ा चेंज की जो है बिगिनिंग हो जाती है 3900 ईयर्स अगो। वो एक बिगिनिंग होती है, आगे आगे चल के सारी सिटीज़ जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि जो है एक मेजर चेंज की हम बिगिनिंग कहते हैं। हुआ ये कि लोगों ने जो है एकदम से जो है सिटीज़ में रहना छोड़ दिया। जो राइटिंग्स थी, सील्स थी या फिर वेट्स थे वो यूज़ में नहीं आते थे, मतलब यूज़ नहीं होना, उनका यूज़ कम हो गया। लोगों ने शहरों में रहना छोड़ दिया, राइटिंग सील्स वेट्स का यूज़ करना छोड़ दिया लोगों ने। जो रॉ मटेरियल जो वो लॉन्ग डिस्टेंसेस से लेके आते थे वो रेयर हो गया, वो भी बंद हो गया। मोहनजोदारो में हम देखने को मिलता है कि जो गार्बेज था वो स्ट्रीट्स पे पाइल होने लगा, है ना। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो सारा टूट गया, है ना। और न्यू और लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वर बिल्ट इवन अदर ओवर द स्ट्रीट्स। ड्रेनेज सिस्टम डैमेज हो गया जिससे क्या गार्बेज जो है स्ट्रीट्स पे पाइल हो गया। फिर उसके बाद जो नई कंस्ट्रक्शन हुई थी वो जो है लेस जैसे पहले की जो प्लान्ड कंस्ट्रक्शन थी वो उतनी इम्प्रेसिव नहीं थी, बाद वाली, और जनरली स्ट्रीट के ऊपर ही वो कर देते थे, प्लान्ड तरीके से नहीं करते थे। तो कुछ ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जो रिवर्स हैं वो रिवर्स सूख गई वहाँ पे, और कुछ का मानना है कि वहाँ पे डिफोरेस्टेशन हुआ। अब अगर डिफोरेस्टेशन होता है तो डिफोरेस्ट से हमें क्या मिलता है, हमें वुड मिलता है, वुड को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, है ना। ब्रिक्स को ड्राई करने के लिए, बेकिंग करने के लिए, या फिर कॉपर ओर्स की स्मेल्टिंग करने के लिए।
फायर फ्यूल तो हमें चाहिए ना, और फ्यूल हमें मिलता था फॉरेस्ट से। अगर डिफोरेस्टेशन हो जाएगा तो हमें फ्यूल नहीं मिलेगा, ब्रिक्स नहीं मिलेगी, और कॉपर और जो है स्मेल्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, उस इससे क्या होता है कि उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आगे फिर नहीं हो पाएंगी, तो वो उनका बिज़नेस एक तरफ से ठप हो गया डिफोरेस्टेशन की वजह से। इसके अलावा जो ग्रेजिंग थी, लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट, दे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। जो हर्डर्स थे वो कैसे एनिमल रीडिंग होती थी, हमने देखा है कैटल, शीप, गोट एंड बुफेलो, तो वो जो है ग्रेजिंग के लिए नियर बाय लैंड्स में लेके जाते थे। तो उससे हुआ क्या, जो ग्रीन कवर था उस एरिया का वो सारा जो है डिस्ट्रॉय हो गया। एक टाइम तक तो ठीक है चलता रहता है, बट एक टाइम आने के बाद सारा ग्रीन कवर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वही हुआ। कुछ एरियाज़ में जो है वहाँ पे फ्लड आए, है ना, बट नन ऑफ दीज रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। कुछ का मानना है कि रिवर ड्राई होगी, कुछ का मानना है डिफोरेस्टेशन हुआ, कुछ का मानना है कि कैटल जो एनिमल्स थे उन्होंने सारा ग्रीन कवर खा लिया, कुछ का मानना है कि वहाँ पे फ्लड आए। बट ये सारे जो 3-4 बातें हमने पढ़ी हैं, पॉसिबल रीज़न पढ़े हैं, कोई भी रीज़न जो है क्लियरली ये एक्सप्लेन नहीं करता कि भाई सिटी का जो एंड हुआ है वो कैसे हुआ। अब फ्लडिंग ठीक है, फ्लडिंग आती है, उससे रिवर जो है ड्राई हो जाती है, उसके इफ़ेक्ट होते हैं कुछ एरियाज़ पे, बट उससे ये नहीं होता कि पूरी की पूरी सिटीज़, जितनी भी सिटीज़ थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाए। वहाँ पे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जो रूलर्स है उन्होंने जो कंट्रोल उनका चला गया है ना। तो जैसे मतलब बिल्कुल ही चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, ऐसा था कि सब कुछ एक साथ ही हो गया। ठीक है, तो जो साइट्स थी, जो सिंध हो या फिर वेस्ट पंजाब में जो हड़प्पन साइट्स है, उनको अबंडन कर दिया गया, लोगों ने उनको छोड़ दिया, और लोग जो है ईस्ट की तरफ मूव हुए और नई जगह और नई सेटलमेंट की तलाश में, है ना, वो ईस्ट मूव हुए और साउथ मूव हुए। ठीक है, फिर जो है नई सिटीज़ जो है वो उसके 1400 ईयर्स अगो, मतलब 2500 ईयर्स अगो जो है न्यू सिटीज़ जो है इमर्ज होती हैं, और वो इमर्ज होती हैं गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बैंक पे, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इनिशियली कैसे जो है 4700 ईयर्स अगो इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के अलोंग जो सिटीज़ डेवलप होती हैं, कैसे वहाँ की लाइफ होती है, वहाँ की डेवलपमेंट के बारे में हमें जाना है, उनके सिटीज़ के स्पेशल फीचर्स के बारे में जाना, हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स के बारे में हमने जाना, फिर कैसे वो एकदम से जो है अबंडन हो गई साइट्स, और जो लोग हैं वो ईस्ट और साउथ की तरफ मूव हुए नई सिटीज़ की तलाश में। और अराउंड 2500 ईयर्स गो वहाँ पे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के अलोंग जो है नई सेटलमेंट हमें देखने को मिलती हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल आर स्क्वायर पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है नई वीडियो जब भी आएगी, इंटरेस्टिंग ऐसे ही वीडियो जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आप जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के से बेनिफिट हो सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है चैप्टर 4 करेंगे, जिसका टाइटल है व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल्स अस। जो बुक्स और जो बुरियल्स है उससे हमें क्या पता चलता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।